हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बार फिर से एक बहुत ही पुराने टीवी सीरियल के बारे में। और अनफॉर्चुनेटली उसके भी एपिसोड्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था दूरदर्शन के एक शो को लेकर बनाया था और बताया था कि इसके जो एपिसोड्स हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे जहन में, मेरी यादों में इसकी मेमोरीज़ हैं और वही मेमोरीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो वैसे ही एक बार फिर से मैं एक और टीवी शो लेकर आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये शो दूरदर्शन का नहीं है, बल्कि ये शो एक सैटेलाइट चैनल सोनी का है और इसका नाम है छोटी सी आशा। आप लोगों ने इस शो के बारे में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुना होगा। अगर आप मेरे दौर के हैं, ये शो ऑन एयर हुआ था 1996 में। ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है और 1999 में ये शो ख़त्म हो गया था। और मैं ये भी बता दूं कि ये शो सोनी पर आया करता था और मैंने इस शो को, जब ये ऑन एयर हुआ था, तब तो मैंने इस शो को देखा नहीं था। लेकिन यस, इस शो के ख़त्म होने के बाद जो इसका रिपीट टेलीकास्ट शुरू हुआ था दोपहर में, वो मैंने देखना शुरू किया था। और मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही मासूम और बहुत ही दिल को छू जाने वाली इसकी कहानी लगी थी। बेसिकली जो कहानी थी वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग थी और एक तमिल के सीरियल का ये हिंदी रीमेक था। तो पूरे तरीके से ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक अंडररेटेड शो था जिसको इतनी तवज्जो उस टाइम पर नहीं मिल पाई। लेकिन इसके रिपीट टेलीकास्ट को कई लोगों ने उस वक्त देखना शुरू किया था, जिन्होंने उस वक्त उसको नहीं देखा था जब ये 1996 में आया करता था। तो मैंने इसको देखना शुरू किया था करीबन 2000 या 2001 के बीच में, या 99, ऐसे ही मुझे जितना याद है मैंने तब देखना शुरू किया था। तब तक ये ऑफ एयर हो चुका था। क्या होता था ना कि कभी कभी कुछ शोज़ जो होते थे वो ऑफ एयर होने के बाद जब री टेलीकास्ट होते थे तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि कई बार टाइम स्लॉट कुछ ऐसा हुआ करते थे। पहले वीकली शोज़ आते थे और लोगों के पास टाइम नहीं होते थे, या दूसरे सैटेलाइट चैनल के शोज़ में लोग बिज़ी होते थे, इसीलिए ऐसे शोज़ को उस टाइम पर तवज्जो नहीं मिलती थी। लेकिन जब ये ऑफ एयर होने के बाद दोबारा से रीटेलीकास्ट दोपहर में होते थे, तब इन शोज़ को देखा जाता था। और वैसे भी ये विमेन सेंट्रिक शो था और कहानी थी एक औरत के संघर्ष की। और इसमें कई ऐसे किरदार थे जिनको आज की तारीख में आप टेलीविज़न पर अभी भी काम करते हुए देख रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे किरदार हैं जो भले ही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक्टिवली आपको दिखते रहते हैं। या कुछ ऐसे किरदार आपको देखने को मिलेंगे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको आज की तारीख में देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी किरदार देखने को मिलेंगे जो इस दुनिया में नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी किरदार देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपको आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं पता है। वैसे मैं इसका टाइटल ट्रैक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर आपको कैरेक्टर्स के नेम पता चल जाएंगे कि लीड एक्ट्रेस का नाम क्या था या लीड एक्टर का क्या नाम था, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस शो के बारे में नेट पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो टाइटल ट्रैक है वो भी बड़ा प्यारा हुआ करता था, सीने में ये दिल ये छोटा सा, और बड़ा ही प्यारा सा ये इसका टाइटल ट्रैक था। पहले के ज़माने में ना जो टाइटल ट्रैक्स भी थे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे शो की यादों को ताज़ा करने का। भले ही आप शो भूल जाओ, लेकिन
टाइटल ट्रैक आप नहीं भूल सकते थे। जैसे कि मैंने आज की नारी का भी टाइटल ट्रैक कमेंट सेक्शन में लिखा था। मुझे वो टाइटल ट्रैक पूरा तो याद नहीं, लेकिन वो लाइन मुझे आज भी याद है कि बड़ी ज़िम्मेदारी है आज की नारी है। तो वाक़ई ज़िम्मेदारी तो होती है, एक नारी कहलाना इतना आसान नहीं है। तो बहुत सोच समझ कर पहले टाइटल ट्रैक लिखे जाते थे और बड़े मीनिंगफुल होते थे, बड़ी डेप्थ में होते थे। तो इसका जो टाइटल ट्रैक है छोटी सी आशा का, वो भी बड़ा प्यारा है और बहुत ही दिल को छू जाने वाला है। और उसी के माध्यम से आपको किरदारों के बारे में पता चल जाएगा। वैसे 2-3 किरदार का नाम तो मैं बता सकती हूँ। एक थे अनूप सोनी, दूसरी संध्या मृदुल और तीसरे हर्ष छाया। ये तीनों ऐसे नाम हैं जो आज की तारीख में आपको सोशल मीडिया पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगे। बाकी क्या कर रहे हैं आज की तारीख में वो किरदार, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो खैर मैं इसकी कहानी आप लोगों को बता देती हूँ कि एक महिला होती हैं शारदा और उनका एक छोटा सा सुखी संसार होता है। एक बहुत अच्छा पति होता है, 3 बच्चे होते हैं और चौथा ऑन द वे होता है। सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन एक दिन एक हादसे के चलते पति की आकस्मिक मौत हो जाती है, जिसके चलते शारदा के ऊपर अपनी गृहस्थी, अपने 3 बच्चे और होने वाले बच्चे की ज़िम्मेदारी आ जाती है। और पैसे की तंगी है क्योंकि शारदा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में औरत को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं होता था। तो इसी के चलते छोटी मोटी नौकरियां करते करते वो अपना गुज़र बसर कर रही होती है और ऐसे में उसे अपने चौथे बच्चे को अपनी कोख से खुद की मर्ज़ी से अलविदा कहना पड़ता है। अब वो कैसे अलविदा कहना पड़ता है वो मैं बात बोलना नहीं चाहती, आप खुद ही समझदार हैं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चौथे बच्चे की भी ज़िम्मेदारी उठा पाए। इसीलिए वो एक कड़ा फ़ैसला लेती है और उसके बाद अपने तीनों बच्चों की परवरिश करने के लिए जुट जाती है। लेकिन हालात उसकी उस हिम्मत को तोड़ देते हैं, जिसके चलते वो ये निर्णय लेती है कि वो अपने तीनों बच्चों को किसी और को गोद दे देगी। और वो एक एक करके अपने तीनों बच्चों को, एक बेटा और 2 बेटियों को अलग अलग लोगों के हवाले कर देती है, उन्हें गोद दे देती है और उसके बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है। और अकेली हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके चलते वो अपनी जान देने की कोशिश करती है। और ऐसे में उनका सहारा बनते हैं हर्ष छाया, जो उनको बचाते हैं और वो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपनी फैक्ट्री में अपने साथ काम करवाते हैं और साथ ही साथ वो उनके घर की भी देखभाल करती हैं। वो कुंवारे होते हैं, उनकी माँ होती हैं, एक नौकर होता है। तो शारदा जो है बहुत ही काबिले तारीफ़ अपनी एक पर्सनालिटी बनाती है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि वो एक वक्त पर बिल्कुल सीधी सादी अनपढ़ औरत जो एक साधारण सी गृहिणी थी, लेकिन आज वो एक फैक्ट्री चलाती है, इतनी इंटेलिजेंट है, इंग्लिश बोलती है, पढ़ी लिखी है, सिग्नेचर कर सकती है और अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। उधर हर्ष भी अपने तरीके से जो है शारदा को सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो जानते नहीं हैं और ना ही जानना चाहते हैं। और जो हर्ष की मदर होती हैं वो चाहती हैं कि शारदा और हर्ष शादी कर लें। और कहीं ना कहीं शारदा को भी ये रियलाइज़ होने लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं हर्ष की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और ये जो रिस्पेक्ट है वो शायद कहीं ना कहीं प्यार में तब्दील हो रही है। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हर्ष की लाइफ में एक महिला आती हैं जिनको वो कभी जानते थे और फिर वो जान पहचान थोड़ी आगे बढ़ती है और हर्ष को उस महिला से प्यार होने लगता है। और मैं बता दूं कि इसमें एक अच्छी खासी उम्र शारदा की दिखाई है,
एक तरीके से आपको लीप इस शो में देखने को मिलेगा। सिर्फ एकता कपूर के ही शोज़ में लीप नहीं हुआ करते थे, दूसरे शोज़ में भी लीप हुआ करते थे और बड़े तरीके से लीप हुआ करते थे। और जो वहाँ की जो लीड एक्ट्रेस पहले की, जो एकता कपूर के शोज़ से पहले जो शोज़ बना करते थे, उनकी जो एक्ट्रेस होती थी वो बड़े ही खुले मन से अपने बालों में सफ़ेदी दिखाती थी और अपने आप को जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती थी कि वो लगती थी एक उम्र दराज औरत। तो यहाँ पर हर्ष भी एक उम्र दराज मर्द हैं और वो भी एक उम्र दराज महिला हैं। और ऐसे वक्त में हर्ष की ज़िंदगी में एक महिला आती है, वो भी एक अच्छी खासी एज की होती है और हर्ष को उस महिला की तरफ आकर्षित देखकर जो बेचारी हमारी हीरोइन है शारदा, वो अपने कदम पीछे कर लेती है और सब कुछ छोड़कर, वो घर छोड़कर चली जाती है और उसे लगता है कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो दोनों की शादी करवा देती है और उसे लगता है कि उसका यहाँ रहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, अब उसे चले जाना चाहिए। और वो बहुत ही ग्रेसफुली चुपचाप हर्ष की लाइफ से चली जाती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, कुछ बन गए होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो जो उन उसके तीनों बच्चों में से जो 2 बच्चे थे, बेटा एक एक्टर बन चुका है और सबसे छोटी बेटी एक क्लासिकल सिंगर बन चुकी है और जो बीच वाली बेटी है वो भी कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रही है। तो तीनों बच्चे आज की तारीख में सेटल हैं और वो उन्हें ढूंढने लगती है और उनके बारे में पता भी लगा लेती है और वो ये सोचती है कि कुछ ऐसा हो कि मैं अपने बच्चों के करीब रहकर, मतलब उन्हें देख सकूं, भले ही वो मुझे ना देख सकें, लेकिन मैं दूर रहकर भी उनके सुख को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकूं। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कैसे भी करके वो अपने बेटे के साथ वाले घर में एक घर किराए पर ले लेती है। ऑफ कोर्स वो पढ़ी लिखी है आज की तारीख में, तो वो जॉब भी कर रही है, अपना सब जो है इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही है क्योंकि उसके पास अब एजुकेशन आ चुकी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ उसने देखा है। तो मैच्योरिटी तो है ही है, साथ में कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि पहले उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, पैसा नहीं था। कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा लाइफ में आपके रोल प्ले करता है। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त होता है कि उस कॉन्फिडेंस के ज़रिए वो बहुत सारी अपनी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। तो आज की तारीख में वो कॉन्फिडेंट वुमेन है, वो जॉब भी कर रही है और अपने घर को हैंडल भी कर रही है। और कहानी में फिर एक और ट्विस्ट आता है, उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने या किसी बच्चे के घर के सामने वाला घर तो उसने ख़रीद ही लिया होता है, मुझे अब इतना याद नहीं है। तो पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो दूसरे किसी शहर में चला गया है और वो बिल्कुल बौखला सी जाती है और उसको बाकी के अपने बच्चों का भी वेयर अबाउट्स पता ज़रूर होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनसे भी उसका टच जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि भाई मतलब बच्चों के सुख को देखकर मैं अपनी जो है एक तरीके से ज़िंदगी की कमियों को मैं भूल जाऊंगी, मैं अपने बच्चों के ही सुख में सुखी हो जाऊंगी। भले ही वो मुझसे दूर हैं लेकिन मैं दूर से ही उनको देख लूँगी, क्योंकि जब आप किसी को बच्चा अपना गोद देते हो तो बार बार उस बच्चे को जाकर मिलना वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिर जिन माँ बाप ने उन बच्चों को गोद लिया हुआ होता है फिर उनसे उनकी कनेक्टिविटी टूटती है। तो जिसके चलते एक ये भी कारण रहा कि शारदा अपने तीनों बच्चों से फिर कभी मिल नहीं पाई और जब मिलने का वक्त आया तो फिर एक अनकही अनचाही दूरी आ गई, जिस दूरी का सदमा उसके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर एक इंसान को जब बिखर कर टूट कर उठने की आदत हो तो वो ज़्यादा दिन तक उदास सदमे में नहीं रहेगा। वो एक वक्त तक रहेगा लेकिन उसके बाद वो फिर खड़ा होगा, फिर उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा और अपने आप को फिर से साबित करेगा कि नहीं, मुझे अभी आगे बढ़ना है
और फिर से कुछ करना है। और यही जज़्बा शारदा को एक बार फिर उसके पैरों पर खड़ा करने की हिम्मत देता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार तभी हो सकता है जब आप खुद जादूगर बनते हो। तो वहाँ पर शारदा भी जादूगर बनी और फिर वो गई एक अनाथ आश्रम और वहाँ से उसने एक बच्चे को गोद ले लिया। यानी आयरनी देखिए कि अपने बच्चों को, खुद के पैदा किए हुए, खुद के जने हुए बच्चों को उसने दूसरों को गोद दिया जिनके घर में संतान नहीं थी। और आज खुद की संतान होते हुए वो किसी और के बच्चे को गोद ले रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ऐसा करती है और अपने जीवन को एक नया मोड़ देती है, एक नया अध्याय देती है, एक नया लक्ष्य देती है और फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी वो आगे की बिताती है और इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए कितनी खूबसूरत कहानी थी ये। हालाँकि मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट में आपको सुनाई, लेकिन जितनी भी सुनाई मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई थी। हालांकि उस टाइम पर मैं बहुत यंग थी, बट डेफ़िनेटली मैं ऐसे लोगों को हमेशा से बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो गिर तो जाते हैं लेकिन गिरने के बाद उठकर खड़े होने की वापस से हिम्मत दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं कि फिर उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। तो इसी वजह से मुझे ये शो काफ़ी पसंद आया और आज भी इतने साल हो गए हैं मुझे ये शो अभी भी याद है। इसकी कहानी काफ़ी हद तक मुझे याद थी जो मैंने आपको सुनाई और आप लोगों के साथ शेयर करी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ये शो देखा होगा, नहीं देखा होगा, और अगर देखना चाहते भी होंगे तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी एपिसोड यूट्यूब पर या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने तो नहीं देखा। अगर आपको मिलता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ एक कहानी बनाई कि देखिए ना, कभी कभी वक्त, समय इंसान को कहाँ से कहाँ और क्या से क्या बना देता है। वक्त ही इंसान को राजा और वक्त ही इंसान को रंक बना देता है। हम लोग जब अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे रहे होते हैं तब हमें लग रहा होता है कि वाओ, हमने जो सोचा हमें वो मिला। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग कर जाते हैं या हमारे साथ हो जाता है कि हम खुद भी मतलब उसे एक्सेप्ट करते हुए भी हमें इतना वक्त लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, किस्मत कितना भी उलट पलट करे, वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की शिद्दत और हिम्मत रखते हैं। और ऐसा ही किरदार शारदा का था। शारदा एक गृहिणी, एक आम सी गृहिणी जिसकी एक सुखी विवाहित जीवन था, 3 बच्चे थे। अपने बच्चों को क्या बनाना उसने सोचा था, क्या नहीं बनाना वो भी सोचा था, लेकिन क्या से क्या हो गया, पति की डेथ हो गई और उसके बाद एक के बाद एक मुसीबतें झेलीं। और सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ जो उसके लिए थी, अपनी औलाद को, अपने खून को किसी और की झोली में डाल देना। वो भी इस वजह से क्योंकि फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी। वो नहीं चाहती थी कि चलो मैं तो कैसे भी सर्वाइव कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को आगे कैसी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है सिचुएशन को हैंडल करना। अगर आपको अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, तो आपको कहीं ना कहीं हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। और स्पेशली उन औरतों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं होता है, कोई सोर्स नहीं होता है। शारदा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो खुद से अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, लेकिन जब कोई भी सिचुएशन उसके फेवर में नहीं आई तो उसने ये डिसीजन लिया। और बहुत ही हिम्मत करके, किसी भी माँ के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन उसके बाद जब उसने ये डिसीजन लिया, अपने तीनों बच्चों को किसी और को गोद दिया, उसके बाद वो बिल्कुल टूट गई। और उसका एक कमज़ोर पल आया जिसमें उसकी जान जा सकती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि
जिसने नहीं जाना है कुछ भी कर लो, कोई ना कोई बचाने वाला मिल जाएगा और तुमको बचा ले जाएगा। और कभी कभी इंसान इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो ये भी होता है। देखिए, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, खुद से जाने से अच्छा है कि कुदरत बुलाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो शारदा है, कमज़ोर डिसीजन उसने लिया जो कि बहुत गलत था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हर्ष उसकी ज़िंदगी में आया, उसे बचाया भी और उसे वो आत्मसम्मान भी दिया, आत्मविश्वास भी दिया, उसे बताया कि वो बहुत कुछ कर सकती है। और उसके चलते उसने उस ग्रैटिट्यूड को जो है इग्नोर नहीं किया, बल्कि शारदा ने भी चाहा कि हर्ष की लाइफ अच्छी हो, बेहतर हो, और अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसकी शादी उससे ज़रूर हो। और अगर उसके होने से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है तो उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने कदम पीछे कर लिए। तो कहीं ना कहीं शारदा के किरदार को देखकर आपको लगेगा कि वाकई औरत क्या से क्या कर सकती है। औरत जितनी कमज़ोर दिखती है, असल में वो उतनी कमज़ोर नहीं होती है। जब वो अपनी ताकत दिखाने पर आती है ना, तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो असली विमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, एक औरत का चरित्र किरदार कैसा होना चाहिए। देखिए, हम कोई नहीं होते एक औरत के चरित्र को बताने वाले, डिफ़ाइन करने वाले, उसे सिखाने वाले, लेकिन जब हम ऐसे किरदारों को देखते हैं ना, तो वाकई बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसे किरदार बहुत इंस्पायर करते हैं कि वाकई पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो, सोच हो तो ऐसी हो। मैं उस वजह से ये बात कह रही हूँ। बाकी हर औरत की अपनी एक मर्ज़ी होती है, उसका अपना एक डिसीजन होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। और मैं ये समझती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, तो उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ ऐसे किरदार को देखकर इन्फ्लुएंस होना चाहें, तो शारदा का किरदार डेफ़िनेटली वैसा किरदार आपको लगेगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, ये हल्ला मचा हुआ है ठक ठक टुक टुक का। आप लोगों को पता ही है कि ये मेरे साथ हमेशा का इशू रहता ही रहता है। कंस्ट्रक्शन अपनी चरम सीमा पर उस वक्त होती है जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, और मेरे पास भी यही टाइम होता है। दूसरे टाइम पर फिर मेरे पास दूसरे काम होते हैं, तो इस वजह से मुझे यही टाइम मिलता है। और पता नहीं इन कंस्ट्रक्शन करने वालों को भी इसी टाइम पर इतना जोश चढ़ता है, इतना ठक ठक ठुक ठुक इनका चलता रहता है। तो खैर, कहानी अब ख़त्म हो चुकी है और मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को बताया कि ये कहानी कैसी है। बट मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे कि मेरे पास आपको ये शो दिखाने के लिए कोई एपिसोड यूट्यूब पर नहीं है। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सोनी चैनल से कि प्लीज़ इस शो को अपलोड कीजिए। देखिए, सैटेलाइट चैनल पर भी अच्छे शोज़ आया करते थे एक टाइम पर, लेकिन सन 2000 के बाद सारा गेम ही पलट गया। वो सिंप्लिसिटी, वो मासूमियत, वो एक करेज बहुत पीछे छूट गया, बहुत पीछे छूट गया, जो शायद आज हम लोग मिस करते हैं। और पहले के ज़माने की जो एक्ट्रेसेस होती थी, वो अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए पब्लिक के दिलों में अपनी जगह बनाती थी। और आज की जो टेलीविज़न एक्ट्रेसेस हैं, वो अपने लाउड मेकअप, लाउड कॉस्ट्यूम के बलबूते पर जो हैं पब्लिक को अपनी तरफ खींचती हैं। तो ये फ़र्क तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। 90s की अगर आप टेलीविज़न एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग सेंस देखें, वो शो में इतनी सिंपल रहती थी, इतना लाइट मेकअप, मतलब इतनी नेचुरल लगती थी ना कि देखकर बहुत अच्छा लगता था। और आज की तारीख में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी सिंपल ही तैयार होती थी ना कि कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टिविटी आती थी। वो जो एक अपनी चोटी बनाकर, सलवार सूट पहनकर, एक छोटी सी बिंदी, गले में एक छोटा सा कुछ पहनना, बहुत ही क्लासी लगता था। एक हाथ में घड़ी पहनना, मतलब बहुत ही क्लासी तरीके से तैयार होती थी। और बट अब तो वो क्लासीपना बहुत दूर चला गया है। अब तो मतलब हीरोइंस इतना मेकअप, इतना फ़ैशन करने
के बाद भी उनकी एक्टिंग वैसी नहीं निकल कर आती है। वो सादगी उनके किरदार में भी नहीं झलकती, ना ही उनके काम में झलकती है। अब तो बस दिख रहा होता है स्क्रीन पर कि एक्टिंग चल रही है। पहले इतनी नेचुरल परफॉर्मेंसेस होते थे ना कि लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि भाई ये किरदार नहीं है, ये असली की एक औरत है जो दुखी है, ये असली की एक लड़की है जिसकी जीवन में एग्जैक्टली कितनी परेशानियां चल रही हैं। तो आने वाले समय में भी मैं और शोज़ आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ऐसे अच्छे शोज़ के बारे में बात करूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ जब भी मैं इन व्लॉगर्स को डिस्कस करती हूँ। देखिए, मेरे में वो क्षमता नहीं है। मैंने कोशिश बहुत करी, बाकी जो लोग करते हैं बहुत हिम्मत वाले हैं वो लोग, और बहुत उनमें करेज है, लेकिन मेरे में इस लेवल की करेज नहीं है कि मैं इन व्लॉगर्स को और डिस्कस करूं। इसीलिए मैं कुछ अलग, कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा जो तरीका है, मेरा जो विज़न है, वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट रखना चाहती हूँ। हालांकि कभी कभी मुझे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, बट ठीक है, मैं जब तक चल रहा है, जब तक मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पर जो काम करना चाहती हूँ, मैं वो काम करना चाहती हूँ जिस काम को कर कर मुझे सेटिस्फेक्शन हो, ना कि मुझे गिल्ट हो, ना कि मुझे एक भारीपना लगे कि यार मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं मैंने बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही तो नहीं मैंने इनको ट्रोल कर दिया, रोस्ट कर दिया। क्योंकि देखो, ये लोग तो नहीं सुधरने वाले, ये तो जानबूझकर अपने गलत काम करेंगे ही करेंगे, हमको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। इनको भले ही कितनी भी गालियाँ दे दो, ये खुद ही गाली पड़ने वाले काम करना चाहते हैं। कभी इनकी तारीफ़ हो जाएगी तो इनकी रात की नींद उड़ जाएगी कि अरे हमें तारीफ़ कैसे मिल रही है, हमें तो गाली खानी है, क्योंकि गाली में ज़्यादा जल्दी तेज़ी से व्यूज़ बढ़ते हैं। तो इनको गाली दे देकर मैं तो बोर हो गई हूँ, मुझे गाली भी नहीं देनी है। इसीलिए मैंने बहुत ही कम कर दिया है व्लॉगर्स के बारे में बात करना। मैं बहुत लिमिटेड व्लॉगर्स के बारे में बात करती हूँ, और अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है किसी भी व्लॉगर को डिस्कस करने का। और जब से मैंने देखा है कि भाई ये लोग तो धमकाने लगे हैं, आवाज़ बंद करने लगे हैं, तब मुझे लगता है यार ये तो फिर ये नहीं रुकेंगे। ये पता नहीं, ठीक है रुकेंगे ये तब जब ये खुद रुकना चाहेंगे। ये ऐसे करके, हरकतें करके, ये और ज़्यादा अपनी पावर को दिखा रहे हैं। और ठीक है, अभी इनको मुझे लगता है 1-2 साल अभी और लगेगा अपने आप को, खुद को लाइन पर लाने के लिए। लेकिन अभी तो ये बहुत टेढ़े हैं और इनके पास बहुत सारे और भी हथियार हैं। इनकी टीम इनको बताएगी कि भाई आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो इनके पास अभी बहुत हुक्म के इक्के हैं जो इनको फेंकने हैं और उससे व्यूज़ कमाने हैं। तो इसीलिए हम कुछ भी बोले, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं इन व्लॉगर्स से काफ़ी हद तक किनारा कर लिया है। बट आगे का कुछ पता नहीं, देखो आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूँगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं बोलूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं बोलना नहीं चाहती। तो मैं बात करना चाहती हूँ एक अच्छे कंटेंट पर, एक अच्छी किसी मूवी के बारे में, सीरियल के बारे में या वेब सीरीज़ के बारे में। और अगर वो कोई पुराने दौर का हुआ तो भी मैं बात करना चाहूँगी। और मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगी कि मैं और भी अच्छे 90s के शोज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और अगर उनके एपिसोड्स अवेलेबल हों, जितने भी अवेलेबल हों, मैं वो सब आपके सामने रखूँ और आपको एंटरटेन करूं, और उस दौर को, उस वक्त को याद करूं कि वाकई क्या ज़माना था, क्या फसाना था, क्या एक्टिंग थी, क्या आर्टिस्ट थे, क्या कहानी थी। मतलब सच में वो सीरियल्स क्या होते थे, वो 90s के दौर से अच्छा कोई बता नहीं सकता। ऑफ कोर्स 80s के दौर से सीरियल्स आने शुरू हुए थे, और 90s आते आते सीरियल्स आहा कितने अच्छे हुआ करते थे। तो जो भी सीरियल मेरे हाथ लगेगा,
जो मैंने कभी देखा होगा, या ऑफ कोर्स जिसे मैं भी चाहूँगी, जो मैंने उस वक़्त भी नहीं देखा और आज भी मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगी। मैं पूरे तरीके से अब डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को एक टाइम ट्रैवल मशीन में बिठा कर के उस दौर में लेके जाऊँ और आप लोगों से बात करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पुराने शोज़ या किसी फ़िल्म के बारे में बात करती हूँ, और आप लोगों ने तो सुना ही है मुझे, मैं कितनी वो खुश हो जाती हूँ। मुझे अंदर से ही बड़ी खुशी आती है। जैसे कि मैं इस शो के बारे में बात कर रही थी तो मैं कितनी खुश थी। इन ब्लॉगर्स के बारे में बात करके ना मुझे खुशी नहीं होती, मुझे मुझे ना एक अजीब-सी सफोकेशन फ़ील होती है। आई डोंट नो व्हाई। तो ठीक है, जो लोग करते हैं वो गलत नहीं है, वो उनका काम है, उनको वो सही लगता है, लोग सुनना भी चाहते हैं उनको। मेरे पास अभी ये ऑप्शन है कि मैं अपना कंटेंट स्विच कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर नहीं पहुँची हूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, पब्लिक की भी डिमांड रहती है कि नहीं, उन्हें पर्टिकुलर ब्लॉगर के बारे में सुनना ही सुनना है, तो भी एक हो जाता है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है। तो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आने के बाद अगर आप पब्लिक की ना सुनो तो वो सही नहीं रहता। आप एक बार इग्नोर कर सकते हो, 2 बार इग्नोर कर सकते हो पब्लिक को, बार-बार नहीं कर सकते और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो ख़ैर इसी के साथ मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये शो देखा था, नहीं देखा था, और आप लोगों की क्या मेमोरीज़ हैं या नहीं हैं। जो भी है, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है। मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। और थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।